हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 13 अगस्त 2020 एंड आई होप गाइज यू आर डेली फॉलोइंग दिस डेली करंट अफेयर्स सेशन। ये हमारा सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं और उससे जुड़े जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उसको भी देखते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये करंट अफेयर्स जो है हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। साथ ही जो मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन है जो का जुलाई मंथ के लिए, और साथ ही जो बैंकिंग अवेयरनेस की जो मंथली मैगज़ीन है वो भी आ गई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखते हैं आज की क्या क्या न्यूज़ है। फर्स्ट इज वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12th of August। विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एनुअल इवेंट डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया के हाथियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। वर्ल्ड एलिफेंट डे वॉज लॉन्च्ड ऑन 12th of August 2012 टू ब्रिंग अटेंशन टू द इमीडिएट प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो जो एशियाई और जो अफ्रीकी हाथी हैं उनकी तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त 2012 से शुरू किया गया था। द वर्ल्ड एलिफेंट डे वॉज कंसीव्ड इन 2011 बाय द एलिफेंट रीइंफोर्समेंट फाउंडेशन एंड टू कैनेडियन फिल्म मेकर्स पेट्रिशिया सिम्स एंड माइकल क्लार्क। तो विश्व हाथी दिवस की जो परिकल्पना है वो 2011 में एलिफेंट रिनोडक्शन फाउंडेशन और दो कनाडाई फिल्म निर्माताओं पेट्रियस सिम्स और माइकल क्लार्क ने की थी। द रेड लिस्ट ऑफ IUCN लिस्ट अफ्रीकन एलिफेंट्स एज वल्नरेबल एंड एशियन एलिफेंट्स एज एंडेंजर्ड। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें अफ्रीकी हाथियों की जो स्थिति है वो कमज़ोर है, वहीं जो एशियाई हाथी हैं उनकी जो स्थिति है वो लुप्तप्राय है। ईच अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स फेसेस एक्सटिंक्शन विद इन 12 years। प्रत्येक अफ्रीकी और एशियाई हाथी 12 साल के भीतर विलुप्त होने का सामना करते हैं। द करंट ड्विंडलिंग हैबिटेट एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हैव सीवियरली अफेक्टेड देयर नंबर्स। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष है उसके बढ़ने की वजह से और इनका जो हैबिटेट है एलिफेंट्स का वो ख़त्म होने की वजह से जो इनकी संख्या है उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। और हाल ही में जो भारत सरकार है उसने मानव हाथी संघर्ष को देखते हुए एक पोर्टल भी प्रारंभ किया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन ह्यूमन एलिफेंट को एग्जिस्टेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्फ्रंटेशन बिटवीन बोथ ह्यूमन एंड एलिफेंट एंड सेव द वैल्यूएबल लाइफ ऑफ बोथ। मानव और हाथी दोनों के बीच टकराव को कम करने और दोनों के मूल्यवान जीवन को बचाने के लिए मानव हाथी सह अस्तित्व को मजबूत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देयर आर अबाउट 50,000 to 60,000 एशियन एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। मोर देन 60% ऑफ दीज लिव इन इंडिया। तो विश्व में जो है पूरी दुनिया में बात करें हम तो लगभग 50,000 से 60,000 जो है एशियाई हाथी हैं और इनमें से जो 60% से अधिक जो आबादी है वो भारत में है। तो इसीलिए हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको कंजर्व करें और स्टेप्स लें। और इसी के लिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो लॉन्च किया गया था 1992 में। मूविंग फॉरवर्ड, Indian elephants are also listed in Appendix 1 of the Convention of Migratory Species at the recently concluded CMS 13 Conference of Parties in Gandhinagar, Gujarat in February 2020। तो फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में जो संपन्न हुआ था CMS 13 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन के परिशिष्ट 1 में भारतीय हाथियों को भी सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इंडियन एलिफेंट्स दे आर लिस्टेड इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS, दैट इज कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट। एशियाई हाथी की IUCN स्थिति क्या है। एंडेंजर्ड लुप्तप्राय, वल्नरेबल कमजोर, लीस्ट कंसर्न कम से कम चिंता, एंड एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। तो क्या होगा इसका सही आंसर। The correct answer for this is option A, that is endangered या फिर लुप्तप्राय। Let's see the next news. Israel gave India state of the art artificial intelligence based technology and high end equipment। इसराइल ने भारत को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च स्तरीय उपकरण दिए हैं।
and this has been provided to AIIMS Delhi to fight COVID-19 pandemic. सो कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए इजराइल ने ये सारे जो इक्विपमेंट हैं ये एम्स दिल्ली को सौंपे हैं. सो द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर देयर इज अ 12-hour disinfection product called CPD that prevents new cases of contamination from spreading. तो CPD नामक एक 12 घंटे कीटाणु शोधन उत्पाद है जो संदूषण के नए मामलों को फैलने से रोकता है. A non-invasive remote patient monitoring system that assists as an initial screening tool for respiratory indicators of suspected COVID-19 patients. एक गैर इन्वेजिव रिमोट रोगी निगरानी प्रणाली जो संदिग्ध कोविड-19 रोगियों के श्वसन संकेतकों के प्रारंभिक स्क्रीनिंग उपकरण के रूप में सहायता करता है. और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर अल्ट्रासाउंड यूज ऑफ पेशेंट स्पेसिफिकली डिजाइन टू फाइट कोविड-19. रोगियों के अल्ट्रासाउंड उपयोग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से कोविड-19 से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. इजराइल हैज ऑल्सो डिस्पैच रोबोटिक टेलीकॉन्फ़िगरेशन एंड टेलीमॉनिटरिंग इक्विपमेंट. इजराइल ने रोबोट टेली कनेक्शन और जो टेलीमॉनिटरिंग है उसके उपकरण भी भेजे हैं. If we talk about Israel, so it is a Middle Eastern country on the Mediterranean scene. ये भूमध्य सागर पर एक मध्य पूर्वी देश है. Its capital is Jerusalem. इसकी जो राजधानी है वो जेरूशलेम है और जो करेंसी है यहाँ पर वो इजरायली शिकिल है. तो इजरायली शिकिल जो है यहाँ पर जो है करेंसी है. प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? बेंजामिन नेतन्याहू. Okay, now moving forward, let's see a question. Recently, from which country India has obtained medical equipment like robotic teleconsultation and telemonitoring equipment. हाल ही में रोबोट टेलीकंसल्टेशन एंड टेलीमॉनिटरिंग जैसे चिकित्सा उपकरण भारत में किस देश ने से प्राप्त किए हैं? जापान, चाइना, इजराइल एंड अमेरिका. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि इजराइल. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज. एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड ICAR डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है. कृषि मेघ इज अ स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया. कृषि मेघ न्यू इंडिया के डिजिटल कृषि की दिशा में एक कदम है. द मूव एम्स टू प्रोटेक्ट द प्रीशियस डेटा ऑफ ICAR, द प्रीमियर रिसर्च बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो भारत सरकार का जो प्रमुख अनुसंधान निकाय है, तो उसके जितने भी आंकड़े हैं उनकी रक्षा करना यहाँ पर जो है एम है. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एट द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इन हैदराबाद. तो ये जो ICAR डेटा रिकवरी सेंटर है कृषि में, इसको हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थापित किया गया है. Currently, ICAR's main data center is at the Indian Agriculture Statistic Research Institute in the national capital. वर्तमान में ICAR का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है. कृषि मेघ has been established under the National Agriculture Higher Education Project funded by both government and the World Bank. तो जो कृषि मेघ है इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है. तो यहाँ पर अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट कृषि मेघ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर विच प्रोजेक्ट. तो कृषि मेघ को किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना. The NAHEP was created with the objective of strengthening the national agriculture education system in India to provide more relevant and high quality education to agriculture university students in line with the new education policy of 2020. तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुरूप NAHEP भारत में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करेगा. तो यहाँ पर मेन एम यही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा बेहतर करना NAHEP का जो है एम है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. द कृषि मेघ लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इज अ डैश. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया कृषि मेघ एक डैश है. अ पोर्टल, ICAR's data recovery center, agriculture equipment, a means of artificial rainfall.
सो ये एक पोर्टल है, ICR डेटा रिकवरी सेंटर है, कृषि उपकरण है या फिर कृत्रिम वर्षा का एक साधन है। गाइस कमेंट करते रहिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ICAR डेटा रिकवरी सेंटर। मूविंग फॉरवर्ड, Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank launched the minimum standards of architectural education regulation 2020। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वास्तुकला शिक्षा विनियमन 2020 के न्यूनतम मानक जो है वो लॉन्च किए हैं। These regulations are designed with a student-centered approach which will help students learn and develop their skills in a better way। तो इन विनियमनों को छात्र जो हैं वो केंद्रित जो प्रिपेयर किया गया है, इनको छात्र केंद्रित दृष्टिकोण से बनाया गया है, जो छात्रों को बेहतर तरीके से उनके कौशलों को सीखने एवं विकसित करने में मदद करेगा। दिस विल ऑल्सो एनेबल देम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट रेजिलिएंट आपको आर्किटेक्चर बनाने हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं 21वीं सदी की, तो उनका सामना करने में भी सक्षम बनाएगा। आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशंस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर लॉन्ग वेट फ्रॉम द ओल्ड रेगुलेशंस इनैक्टेड इन 1983। तो 1983 में बनाए गए पुराने विनियमनों से लंबी प्रतीक्षा के बाद वास्तुकला शिक्षा विनियमन जो है ये अस्तित्व में आया है। तो लास्ट जो है 1983 में बनाया गया था, उसके बाद जो अब रेगुलेशंस आए वो 2020 में आए हैं। Since then a huge change has taken place in the education scenario all over the world। तो तब से लेकर अब तक हम जानते हैं पूरी दुनिया में काफ़ी बदलाव हो चुका है, और जो अभी मॉडर्न तरीके हैं तो उसको हमें जो है compete करना है उनसे, और नए नए जो तरीके हैं वो लेकर आने हैं आर्किटेक्चरल फील्ड में। तो इसीलिए ये जो है नया रेगुलेशन जारी किया गया है। Moving forward, let's see a question. Recently, the minimum standards of architectural education regulation 2020 were launched। Before this, when were these standards launched? हाल ही में वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए गए। इससे पूर्व ये मानक कब लॉन्च किए गए थे? 1980, 1986, 1983 या 1981? 1980, 1986, 1983 या 1981? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1983, 1983। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम विल बी डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय विकसित किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विल डेवलप अ म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स डेडिकेटेड टू द ट्राइबल पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय विकसित किया जाएगा। एंड दिस वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे इन 2016। 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ये अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई इस तरह का जो म्यूजियम है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड ये बनाया जाएगा। These museums will display the methods of struggle undertaken to protect the biological and cultural diversity of people, etc. as they have helped the building the nation। इन संग्रहालयों में आदिवासी लोगों को जैविक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण आदि की रक्षा के लिए संघर्ष के तरीकों को प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि उनसे राष्ट्र निर्माण में मदद मिली है। Presently, this has been approved to build museums in the states of Gujarat, Jharkhand, Telangana, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम। तो वर्तमान में गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में संग्रहालय बनाने की स्वीकृति दी गई है। आउट ऑफ द 9 फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम सैंक्शन, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 2 म्यूजियम्स इज नियरिंग कंप्लीशन एंड रिमेनिंग 7 म्यूजियम्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस। तो जो 9 जो फ्रीडम फाइटर की जो म्यूजियम है सैंक्शन हुए हैं, इसमें से 2 हैं उनका लगभग कार्य पूरा होने वाला है, और जो 7 हैं उनका काम जो प्रगति पर है। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय द एंड ऑफ 2022 ऑल म्यूजियम्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 के अंत तक ये जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स हैं ये जो है चालू हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यू म्यूजियम्स विल ऑल्सो बी अप्रूव्ड इन द कमिंग डेज विद द कॉपरेशन ऑफ द स्टेट्स। तो अब जो है और भी इस तरह के जो संग्रहालय हैं उनको भी मंजूरी दी जाएगी राज्यों के सहयोग से। Let's see a question. Museum of Tribal Freedom Fighters will be developed by डैश द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय विकसित
किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Moving forward, let's see another news. Central Board of Direct Taxes disclosed money laundering of more than rupees 1000 करोड़। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया। CBDT has revealed money laundering of over 1000 करोड़ involving Chinese and Indian citizens। तो जो CBDT है उसने चीनी और भारतीय नागरिकों से जुड़े 1000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। CBDT said that some Chinese individuals and their Indian partners they were involved in money laundering and हवाला transactions through a series of shell companies। तो CBDT ने कहा कि कुछ जो चीनी व्यक्ति हैं और उनके जो भारतीय सहयोगी हैं वो शेल संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन में शामिल थे। Talking about money laundering, it is the hiding of illegally received income and display it as income from legitimate सोर्स। तो होता क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में? जो अवैध रूप से जो भी प्राप्त आय की पहचान को छुपाकर उससे वैध स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में प्रदर्शित करना है कि ये जो इनकम है ये लेजिटिमेट सोर्स से आई है, जबकि वो जो इनकम होती है वो एक्चुअली में जो है इलेजिटिमेट या इलीगल सोर्सेज से आई होती है, वो इलीगल इनकम होती है। तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। Talking about shell company, so it is a company or corporation that exists only on paper and has no office and no employees but can have a बैंक अकाउंट। सो इट इज़ ऑफन यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो शेल कॉरपोरेशन जो होती हैं इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी हो सकती है, एक निगम हो सकता है जो कागज़ पे तो मौजूद है कि हाँ भाई कंपनी स्टैब्लिश हो गई है, लेकिन उस पर ना तो कोई ऑफिस होता है उसका, ठीक है, ना ही कोई उसमें जो है कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन हाँ बैंक खाता उस कंपनी का हो सकता है। और इस तरह की जो कंपनी है वो क्यों स्टैब्लिश की जाती हैं? वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो यहाँ पर CBDT के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। CBDT इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेंट्रल रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1963 या केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक सांविधिक निकाय है। इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा। तो ये प्रत्यक्ष करों के संग्रह और लेवी से संबंधित मामलों जैसे व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स आदि से संबंधित है। और जो यहाँ पे करंट चेयरमैन है वो कौन है? मिस्टर प्रमोद चंद्र मोदी हैं, वर्तमान अध्यक्ष। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? मनी लॉन्ड्रिंग इज द हाइडिंग ऑफ इलीगली रिसीव्ड इनकम एंड डिस्प्लेइंग इट एज इनकम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज। अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छुपाकर उसे वैध स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में प्रदर्शित करना मनी लॉन्ड्रिंग है। शेल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी और कॉर्पोरेशन दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड हैज नो ऑफिस, नो एम्प्लॉयज एंड नो बैंक अकाउंट। शेल कॉर्पोरेशन एक कंपनी या निगम है जो केवल कागज पर मौजूद है और जिसके पास कोई कार्यालय नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है और कोई बैंक खाता भी नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. A bit tricky question. The correct answer for this is option A, that is 1 only, because these shell corporation they can have a bank account. Okay, moving forward, let's see the next news. Eminent Urdu poet and lyricist राहत इंदौरी died in इंदौर due to cardiac arrest. प्रख्यात उर्दू कवि जो हैं और गीतकार राहत इंदौरी, इनका इंदौर में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे and he wrote lyrics for hit films like मुन्ना भाई, MBBS, घातक, करीब and इश्क, and he received his PhD in Urdu literature from भोज यूनिवर्सिटी in 1985। 1985 में भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, अजीब लोग हैं मेरी तलाश में, मैं मुझको वहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ नहीं हूँ मैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़। रशिया हैज़ डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। रूस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है। करेंटली मोर देन 160 कंपनीज आर मेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप द वैक्सीन विच इज इन वेरियस
stages. Vaccines of 27 of these companies are in the phase of experimentation on humans. वर्तमान में 160 से अधिक कंपनियां टीका विकसित करने में प्रयास कर रही हैं जो विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 27 कंपनियों के टीके मानव पर प्रयोग के चरण में है। जैसे भारत में एक था कोवैक्सीन, ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक डेवलप किया है एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर, ठीक है। वो जो है उसका जो फेज़ 2 और फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। एंड रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च इट्स ओन वैक्सीन फॉर द कोरोना वायरस। रूस ऐसे में दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के लिए स्वयं के टीके का शुभारंभ किया है। Talking about Russia, it is an intercontinental country located in Eastern Europe and North Asia. रूस पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। It is the largest country in the world in terms of area with a total area of about 17 million square kilometers. तो रूस क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, हम सब जानते हैं ये चीज़, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है और जो यहाँ पर करेंसी है वो रशियन रूबल है और जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस? हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहला टीका विकसित किया है? चाइना, रशिया, इंडिया एंड ब्रिटेन। क्विकली कमेंट द करेक्ट आंसर, वेरी इजी, वी हैव जस्ट रेड दिस, अभी पढ़ा था हमने ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रशिया, रूस इसका सही जवाब होगा। Moving forward, let's see the next news. Union Water Power Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat launched the Swachh Bharat Mission Academy. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। So this should be a जल शक्ति मिनिस्टर basically. So recently, the Jal Shakti Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat, he launched the Swachh Bharat Mission Academy, which is an IVR-based free mobile online learning course, which can prove to be a very important towards achieving the goals set in the second phase of Swachh Bharat Mission ग्रामीण। ये IVR आधारित निशुल्क मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ये स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण का जो सेकेंड फेज है वो क्या है? ODF प्लस है। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी हैज़ बीन लॉन्च अंडर द वीक लॉन्ग गंदगी मुक्त भारत अभियान। तो अभी कल ही हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान जो कि एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है और उसी के पार्ट में जो है ये स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी लॉन्च की गई है जो कि एक IVR बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है and this can be very helpful in achieving the goals set in the second phase of Swachh Bharat Mission Gramin. The objective of Gandgi Mukt Bharat Abhiyan is to make people aware of cleanliness and change their behavior. गंदगी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें उनके व्यवहार में बदलाव को लाना है। So let's see a question. What is not true about Swachh Bharat Mission Academy? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के संबंध में क्या सही नहीं है? इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इट इज़ एन IVR बेस्ड फ्री मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। ये IVR आधारित निःशुल्क मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द वीक लॉन्ग गंदगी मुक्त भारत कैंपेन। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ सप्ताह भर चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया है and this will help in achieving the target set in second phase of स्वच्छ भारत मिशन। ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। So the correct answer for this will be option A because this was launched by Ministry of Jal Shakti and not Ministry of Education. Moving forward, let's see our next news. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel announced the launch of Indira Van Mitan Yojana. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है एंड दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑन 9 अगस्त। तो ये जो योजना है इसको विश्व आदि दिवस पर लॉन्च किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू मेक फॉरेस्ट ड्वेलर्स सेल्फ रिलायंट। तो जो वनवासी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो स्कीम है, जो योजना है, ये लॉन्च
की गई है। अंडर दिस स्कीम यूथ ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड इन 10,000 विलेजेस इन ट्राइबल एरिया ऑफ द स्टेट एंड ऑल फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी कंडक्टेड थ्रू दीज ग्रुप्स। तो इस योजना के तहत राज्य के जितने भी आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांव में युवाओं के समूह बनाए जाएंगे और इन समूह के माध्यम से सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। थ्रू दिस स्कीम ग्रुप्स विल बी एम्पावर्ड टू मैनेज ट्रीज सो दैट दे कैन कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज एंड डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इस योजना के माध्यम से समूहों को पेड़ों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे वन क्षेत्रों के पेड़ों से वन उपज एकत्र कर सकें और आर्थिक लाभ को प्राप्त कर सकें। द परचेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल बी अरेंज थ्रू ग्रुपिंग सो दैट ट्रू वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैन बी ऑब्टेन। तो जो वन उपज की खरीद को समूह के माध्यम से व्यवस्थित किया जाएगा ताकि वन उपज का सही मूल्य प्राप्त किया जा सके, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि यूजुअली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको अपने जो भी वो चीज़ प्रोड्यूस बेचते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसकी फेयर वैल्यू नहीं मिलती है। तो यहाँ पर उनको सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। A target has been set to connect 19 lakh families of scheduled areas with इंदिरा वन मितान योजना। तो इंदिरा वन मितान योजना से अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, let's see the question. Recently, which state government has announced the launch of इंदिरा वन मितान स्कीम? हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? केरल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान. So what will be the correct answer for this? The correct answer is option C, that is Chhattisgarh. Now let's see the next news. Explosion in Mount Sinabung volcano of Indonesia. तो इंडोनेशिया के जो माउंट सिनाबंग जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हो गया है. This caused a column of ash of more than 16,000 feet to spread in the air. इससे 16,000 फीट से अधिक का राख जो है वो एक स्तंभ हवा में फैल गया. Located in North Sumatra, the volcano became active in 2010 after nearly 400 years of इनएक्टिविटी. उत्तरी सुमात्रा में स्थित यह ज्वालामुखी लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद 2010 से सक्रिय हो गया था. इंडोनेशिया इज होम टू मेनी एक्टिव वोल्केनोज बीइंग लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर और द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. तो इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट पर स्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है. The ring of fire is home to about 75% volcanoes and about 90% of the earthquakes in the वर्ल्ड. तो दो रिंग ऑफ फायर है जो ये है दुनिया के लगभग 75 ज्वालामुखियों और लगभग 90% भूकंपों का घर है. तो बेसिकली सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है कि अगर ये पैसिफिक ओशन है तो इस पैसिफिक ओशन के यहाँ इंडोनेशिया वाले रीजन से लेकर फिर इधर चाइना जापान होते हुए पूरा जो ये रीजन है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक बेल्ट, क्योंकि इस रीजन में अर्थक्वेक भी काफ़ी आते हैं और वोल्केनोज भी काफ़ी आते हैं. इसी को लिए इसको रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है. अ वोल्केनो कैन बी एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट व्हेन द मेंटल ऑफ द अर्थ मेल्ट्स इट कम्स टू द सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ लावा. तो कोई भी ज्वालामुखी है वो सक्रिय, सुप्त या विलुप्त हो सकता है. जब पृथ्वी का जो मेंटल है वो पिघलता है तो वह लावा के रूप में सतह पर आ जाता है. When magma, which is a concentric substance, is formed, an explosion occurs because magma is lighter than solid rock. It is able to come out through cracks on the earth's surface. After it comes to the surface, it is called lava. तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये सतह है, ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ पर एक क्रैक है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो मैग्मा है, ठीक है, ये जो मैग्मा है, अब ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से पिघलने लगता है, इस पे प्रेशर क्रिएट होता है और जैसे कोई क्रैक डेवलप होता है तो यहाँ पर ये जो है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और उस क्रैक से बाहर आ जाता है. जब ये बाहर आ जाता है तो इसको लावा कहा जाता है और जब ये अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है. ये एक गाढ़ा प्रवाहित पदार्थ होता है, ठीक है, और इसी के कारण जो है विस्फोट होता है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. रिसेंटली द माउंट सिनाबंग वोल्केनो ऑफ डैश हैज इरप्टेड. हाल ही में डैश के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है. जापान, इंडोनेशिया, इटली एंड हांगकांग. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर. कमेंट करते रहिए सही आंसर. कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए.
द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडोनेशिया इसका सही आंसर है. The geothermal springs of the Himalayas release a large amount of carbon dioxide into atmosphere. तो हाल ही में हिमालयन जियोलॉजी के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के भूतापीय झरने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ी मात्रा छोड़ते हैं. The scientists studied geothermal springs which are spread over an area of about 10,000 square kilometers in the Garhwal region of Himalayas in उत्तराखंड. तो वैज्ञानिकों ने भूतापीय स्प्रिंग्स का अध्ययन किया और उत्तराखंड में हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हैं. द स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड पोल्यूशन रिसर्च. तो इसका जो अध्ययन है उसको वैज्ञानिक जर्नल एनवायरमेंटल साइंसेस एंड पोल्यूशन रिसर्च में प्रकाशित किया गया है. This research states that these thermal springs derive carbon dioxide from magnetism and oxidation of graphite, as well as metamorphic decarbonization of carbonate rocks present in the Himalayan core. इस रिसर्च में कहा गया कि इन थर्मल स्प्रिंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नेटिज्म और ग्रेफाइट के ऑक्सीकरण के साथ साथ हिमालय की कोर में मौजूद कार्बोनेट चट्टानों के मेटामॉर्फिज्म डिकार्बनाइजेशन से प्राप्त होता है. तो बेसिकली जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आएगा? एक तो मैग्नेटिज्म की वजह से आता है, दूसरा जो ग्रेफाइट है उसके ऑक्सीडेशन की वजह से, और तीसरा जो मेटामॉर्फिक जो डिकार्बनाइजेशन होता है कार्बोनेट रॉक्स का उसके कारण जो है ये होता है. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की बात करें हम तो इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन research institute for the study of geology of the Himalayas under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सरकार के तहत हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है. इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड. तो ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये 1968 में इसकी जो है स्थापना की गई थी. Moving forward, let's see a question. According to a recent study, Himalayan geothermal springs release a large amount of which of the following gas in the atmosphere? हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के भूतापीय झरने वायुमंडल में कौन सी गैस एक बड़ी मात्रा छोड़ते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ओजोन. So what will be the correct answer for this? Quickly comment. The correct answer is option B, that is carbon dioxide. Let's see the next news. Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has launched किसान सहाय योजना. गुजरात में मुख्यमंत्री द्वारा किसान सहाय योजना शुरू की गई है. This scheme has been introduced in the state in the lieu of PM फसल बीमा scheme for 1 year only. यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए PM फसल बीमा योजना के बदले में राज्य में शुरू की गई है. Under this, farmers facing crop loss due to drought, excess or unseasonal rains will get compensation without paying any प्रीमियम. इसके तहत सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा. दिस ईयर नीदर द स्टेट नॉर द फार्मर्स विल हैव टू पे एनी प्रीमियम. तो इस साल ना तो राज्य और ना ही किसानों को कोई प्रीमियम देना होगा. Unlike the PM फसल बीमा scheme which protects only those farmers who pay the premium, the scheme will cover all farmers, that too with zero प्रीमियम. तो पीएम फसल बीमा योजना के विपरीत जो केवल उन किसानों की रक्षा करता है जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो ये जो योजना है किसान सहाय योजना, ये सभी किसानों को कवर करेगी जो शून्य प्रीमियम भी देते हैं उनको भी. Under this, compensation will be given only if crop loss due to either drought, excess rainfall or unseasonal rainfall is more than 33%. तो यहाँ पर जो compensation है ये उन्हीं को दिया जाएगा जिसमें जो सूखे के कारण या फिर ज़्यादा बारिश के कारण या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33% से अधिक हुआ है. Also, farmers eligible for compensation for a maximum of 4 hectares of land. तो साथ ही एक किसान जो है वो अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा पाने के लिए पात्र है. For crop losses between 33% and 66%, a farmer will get a compensation of 20,000 per hectare for a maximum of 4 hectares. तो 33% से लेकर 66% के बीच अगर किसी की फसल का नुकसान हुआ है तो वह किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा. For crop loss of more than 60%, a farmer will be compensated rupees 25
1000 पर हेक्टेयर और जिसमें लिमिट होगी 4 हेक्टेयर्स की। तो 60% से अधिक फसल की अगर हानि है तो वहाँ पर प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये जो है वो मुआवजा दिया जाएगा पर हेक्टेयर के हिसाब से, और 4 हेक्टेयर जो है इसकी अधिकतम सीमा है। अपार्ट फ्रॉम द कंपनसेशन पेड अंडर दिस स्कीम, फार्मर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट एडिशनल कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इन केस ऑफ क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। इस योजना के तहत भुगतान किए गए मुआवजे के अलावा किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए भी पात्र हैं। दिस न्यू स्कीम विल बेनिफिट ऑल 56 लाख फार्मर्स ऑफ द स्टेट। इस नई योजना के राज्य के जितने भी 56 लाख किसान हैं उनको फायदा होगा। ट्राइबल फार्मर्स रजिस्टर अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो वन अधिकार अधिनियम के तहत पंजीकृत आदिवासी किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? रिसेंटली सीएम किसान सहाय योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। दिस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट इन ल्यू ऑफ पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर 1 ईयर ओनली। यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए पीएम फसल बीमा योजना के बदले में राज्य में शुरू की गई है। अंडर दिस, फार्मर्स फेसिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू ड्रॉट, एक्सेस और अनसीजनल रेनफॉल विल गेट कंपनसेशन विदाउट डिपॉजिटिंग एनी प्रीमियम। इसके तहत सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट में सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 and 3 ओनली। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी, या फिर केवल 3। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 आर करेक्ट। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये गुजरात में लॉन्च हुई है। सो देयरफॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड 2 and 3 आर correct. So friends, here we have covered the daily current affairs and related questions. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप फॉलोइंग डेली करंट अफेयर्स। ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।